12th, यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, और हमारा इस चैप्टर का थर्ड वीडियो है। इसे आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय एस के सोनी पर भी देख सकते हैं। और आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं, कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर्स, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज कार्बन कलर कोड रजिस्टर्स या फिर कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। तो इसके लिए हमारे पास 10 डिजिट्स के लिए 10 कलर चूज किए गए हैं। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे और वाइट। ये 10 कलर के लिए 10 नंबर दिए गए हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो ये कलर ब्लैक टू वाइट जा रहे हैं। इसमें हमें मेन ध्यान रखना है, बी 3 बार लिखा है ब्लैक, ब्राउन और नीचे ब्लू। ऐसे ही जी 2 बार लिखा है ग्रीन और ग्रे। तो कौन सा सिस्टम कौन से कलर के लिए यूज़ करना है? हमारे पास यहाँ 10 कलर होंगे, 3 और ऑप्शन होंगे, गोल्डन, सिल्वर और नो कलर। तो हमारे पास कोई कार्बन कलर को रजिस्टर होगा जो बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ का होता है, और ये 1 ओम से लेके 1 मिलियन ओम तक के भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसकी वैल्यू इस पे के ऊपर लिखना, प्रिंट करना और पढ़ना आसान नहीं है, तो इसलिए यहाँ कलर कोड सिस्टम दिए गए हैं। तो इस कलर कोड सिस्टम में इसकी जो पहली 2 कलर होंगे, ये इसके शुरू के 2 डिजिट बताएंगे। जो थर्ड रिंग होगी ये इसके ऊपर मल्टीप्लाई 10 की कितनी मल्टीप्लाई करनी उस डिजिट्स में वो बताएंगे। और जो फोर्थ लाइन होगी वो या तो गोल्डन होगी या सिल्वर होगी। शुरू की 3 लाइन इन 10 कलरों में से होंगी, आखिरी लाइन या तो गोल्डन होगी या सिल्वर होगी या फिर होगी ही नहीं। लास्ट लाइन टॉलरेंस, टॉलरेट मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी कम ज़्यादा हो सकती है, कितना मार्जिनल चेंज या उसमें डिफरेंस आ सकता है, टॉलरेंस बताएगी। जितना कम टॉलरेंस होगा रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी अच्छी मानी जाएगी, जितना ज़्यादा टॉलरेंस होगा उतनी कम वैल्यू मानी जाएगी। टॉलरेंस का मतलब यह है कि अगर आप 100 बोलते हो और उसमें +-5% कर देते हो तो फिर रेजिस्टेंस 95 से लेके 105 के बीच का हो सकता है। और अगर आप 100 लेके +-20% कर देते हो तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 80 से लेके 120 के बीच की कोई भी हो सकती है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया A/B, A/B नहीं है, AB मतलब 1 2 लिखा जा सकता है, 10 लिखा सकता है, 90 लिखा सकता है, 72 लिखा जा सकता है। फर्स्ट 2 कलर को एज इट इज रख देना है, इंटू 10⁻⁶, जो C जो होगा थर्ड कलर होगा उसको 10 की पावर में रख देना है, और +-D दैट इज टॉलरेंस परसेंटेज में आएगी। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ब्राउन है, वॉलेट और ब्लैक है, तो ब्राउन का नंबर 1 है, वॉलेट का नंबर 7 है, इंटू फिर ब्लैक तो 10 ब्लैक मतलब 0, तो हमारे पास आ गया 17 ओम। और यहाँ जो लाइन है लास्ट वाली गोल्डन लाइन है, तो गोल्डन लाइन को +-5%। एक और रेजिस्टेंस देखते हैं, यहाँ पे ग्रीन है, रेड और ब्लू है और सिल्वर लाइन है। तो ग्रीन के लिए हमारे पास नंबर 5 है और रेड के लिए 2 है, तो 52 हो गया ये, इंटू 10 ब्लू के लिए 6 है तो 10⁻⁶, और सिल्वर के लिए +-10%। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, RRB, तो रेड 2 बार है तो 22 हो गया। ध्यान रखिए मल्टीप्लाई नहीं है, सीधे 2 यूनिट और 10th प्लेस है, आपको डायरेक्ट वैल्यू रख देनी है, 2 and 2 22। और तीसरा कलर ब्लैक है तो ब्लैक की पावर 10⁻0 मतलब 22 +-20%, क्योंकि इसमें थर्ड लाइन है ही नहीं। इसके लिए याद रखने के लिए एक कोट भी याद रखते हैं, BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। BB रॉय, अगर हम इन सारे डिजिट्स के फर्स्ट अल्फ़ाबेट को ऐड करें तो BB रॉय, फिर ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। अगर हम दूसरे कलर कोड्स भी कार्बन्स के लिए दे सकते हैं, इसमें फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, और द कलर ऑफ द बॉडी गिव्स द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, कलर ऑफ एंड ऑफ द गिव्स सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, एंड द कलर ऑफ डॉटेड ऑफ द डेसिमल मल्टीप्लायर। इस अलग तरीके से भी आपको मिल सकता है कलर कोडिंग के लिए। इसमें हो सकता है कि जो पहला कलर जो निकालना है वो इस बॉडी का कलर होगा, उस रेजिस्टेंस का कलर होगा। फिर दूसरा डिजिट अगर आपको ढूंढना है तो ये उसके एंड्स का कलर होगा। और फिर अगर आपको तीसरा कलर ढूंढना है तो इसमें एक डॉट बना होगा, वो उसका कलर होगा। और फिर एक रिंग अगर बनी है तो दैट इज टॉलरेंस। इस तरीके से भी रेजिस्टेंस आपको मिल सकते हैं।
तो यहाँ पे भी उसी तरीके से सेम वैल्यू से हम 4/2 × 10⁻⁶ ±5%। इसके अलावा हम पढ़ चुके हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन R1 + R2 + R3 होता है, और पैरेलल के लिए 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 = 1/R होता है। अब आ रहे हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, जो आज की क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई फोर्स नहीं है, ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है जो सेल लगा सकता है अपने दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जब उससे कोई करंट फ्लो ना हो रही हो। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई फोर्स नहीं है, ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है जो सेल अपने इलेक्ट्रोड के बीच में लगा सकता है जब उससे करंट फ्लो ना हो रही हो। मतलब इसको हम ओपन सर्किट भी बोलते हैं। तो हमारे पास दो वर्ड आएंगे, अगर करंट फ्लो नहीं हो रही है तो वो EMF है, और अगर करंट फ्लो हो रही है तो फिर हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस और EMF में डिफरेंस देखते हैं। तो EMF इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स या टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, इट मीन्स सर्किट इज ओपन। और पोटेंशियल डिफरेंस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ क्लोज सर्किट। किन्हीं भी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं। सेकेंड, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, क्योंकि करंट ही फ्लो नहीं हो रही तो रेजिस्टेंस भी डिपेंड करेगा ही नहीं। लेकिन ये और पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ को फॉलो करता है, तो V = IR के हिसाब से रेजिस्टेंस को फॉलो करेगा। EMF यूज्ड इन द सोर्स ऑफ EMF, थर्ड जो टर्म है केवल सोर्स के लिए मानी जाएगी। और पोटेंशियल डिफरेंस तो आप किसी दो पॉइंट के बीच में भी निकाल सकते हो और किसी सेल का भी निकाल सकते हो। और EMF हमेशा नॉर्मल कंडीशंस में ज़्यादा होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कब ज़्यादा होगा? पोटेंशियल डिफरेंस तब ज़्यादा होगा जब सेल या बैटरी को आप चार्ज कर रहे हो, तब पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें मालूम है चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और हम सेल के EMF को बढ़ाना चाह रहे हैं तो हमें एक्सटर्नल पोटेंशियल ज़्यादा देना पड़ेगा। नॉर्मली सेल का EMF ज़्यादा होता है और सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोड्स हैं, केमिकल्स हैं, ऑक्सीडाइजर हैं। तो वो जो करंट को फ्लो में ऑपोजिशन फॉलो कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंपोनेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को कौन कौन अफेक्ट कर सकता है? अगर इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है तो फिर वहाँ पे करंट को फ्लो करने में टाइम लगेगा, तो मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रोड का सेपरेशन कम है तो करंट को फ्लो होने में कम टाइम लगेगा और उसमें रेजिस्टेंस भी कम होगा। ग्रेटर द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज लेस ऑफ द रेजिस्टेंस। अगर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट्स के परसेंटेज आपने ज़्यादा डाल के रखी है, टेम्परेचर मेंटेन करके रखा हुआ है, तो फिर उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो सेल की रेजिस्टेंस कम होगी। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉमन एरिया। अगर सेल का इलेक्ट्रोड कम एरिया का है, सेल के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो अगर केमिकल्स के कम कांटेक्ट में है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और अगर सेल का एरिया ज़्यादा है, सेल के इलेक्ट्रोलाइट्स का एरिया ज़्यादा है, सेल के जो इलेक्ट्रोड है उनका एरिया ज़्यादा है, तो फिर रेजिस्टेंस कम होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। जो इलेक्ट्रोड हम यूज़ कर रहे हैं उन पर भी डिपेंड करेगा। ये यहाँ पे हम नॉर्मल यूज़ करेंगे, कैपिटल E सेल के EMF के लिए, स्मॉल r रेजिस्टेंस के लिए, कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए, और I करंट के लिए, और V पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। सो हमारे लिए जो टोटल EMF है वो एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V और स्मॉल v दोनों के सम के इक्वल टू है। कैपिटल V जो है वो I × R, कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल है, प्लस स्मॉल v जो इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आया है वो I, क्योंकि सीरीज में करंट तो सेम होती है लेकिन उसका रेजिस्टेंस, सेल का जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल r है, तो I × स्मॉल r। और अगर हम यहाँ से I कॉमन ले लें तो I = I R+R, या फिर I = E/R+R। इस इक्वेशन को सर्किट इक्वेशन भी बोलते हैं, और हमें देखने से लग भी रहा है कि कैपिटल R और स्मॉल r सीरीज कॉम्बिनेशन में है। नाउ इंटर रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इन टर्म ऑफ E, V एंड R। सेम डायग्राम फिर से बना लिया। हमारे पास फॉर्मूला है E = कैपिटल V प्लस स्मॉल v, मतलब E = V प्लस I × स्मॉल r, या I × स्मॉल r = E - V। अब I × R को कैपिटल R को V लिख सकते हैं ओम्स लॉ से, और दोनों साइड हमने ओम्स लॉ को डिवाइड कर दिया, तो I × R
इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन वी। एक साइड आई आर से डिवाइड कर दिया, एक साइड वी से डिवाइड कर दिया। चाहें तो आप इसको दो स्टेप में भी कर सकते हैं। अब आई से आई कट जाएगा तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू ई अपॉन वी माइनस वन आ जाएगा, अगर हम वी को अलग अलग कर दें तो, या स्मॉल आर इक्वल टू ई अपॉन वी माइनस वन इंटू कैपिटल आर। ये फॉर्मूला हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का। फिर से देख लेते हैं। ई एम एफ इज इक्वल टू वी प्लस स्मॉल वी कैपिटल वी प्लस आई इंटू स्मॉल आर। सो आई इंटू स्मॉल आर इक्वल टू ई माइनस वी। अब इसको हमने आई आर इक्वल टू वी होता है या वी इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ होता है, तो एक साइड हमने वी से डिवाइड कर दिया, एक साइड हमने आई आर से डिवाइड कर दिया। तो एक साइड से आई कट गया, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर बचा रह गया, एक साइड हमने डिनोमिनेटर को तोड़ दिया तो ई अपॉन वी माइनस वन बचा रह गया। अब इसको हम अगर हम मेजर करना चाहें, जो कि हमारे लिए पोटेंशियोमीटर में यूज़फुल होगा, तो पहले वाले सर्किट में हम देख सकते हैं कि ओपन है तो रेजिस्टेंस कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो अब जो सेल के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस वो पोटेंशियल होगा दैट इज कॉल्ड ईएमएफ, इसको ओपन सर्किट भी बोलते हैं। और सेकंड सर्किट में हमने की लगा के रखी है तो करंट फ्लो हो रही है, तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस ही कहेंगे। नाउ सेल इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हमें अगर नॉर्मली मालूम है तो हमारे घर पे 1.5 वोल्ट की सेल मल्टीपल वैरायटीज़ में है, लेकिन अगर हमें 3 वोल्ट का कोई वॉकमैन चलाना है तो हमें दो 1.5 वोल्ट के सेल को जोड़ना पड़ता है, और जनरली वो सीरीज़ में जोड़े जाते हैं। तो सेल का भी दो टाइप का कॉम्बिनेशन होगा, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब हम प्लस माइनस फिर अगेन प्लस माइनस एंड्स टू एंड्स जोड़ते जाएंगे तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। तो पहले हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। हमने एक सेल मान लिया जिसका ईएमएफ E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरा सेल जिसका ईएमएफ E2 इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r2। इसके अकॉर्डिंग इन दोनों को हमने सीरीज में ऐड कर दिया और इनसे एक कॉमन करंट फ्लो होती है क्योंकि सीरीज में करंट सेम होती है। स्मॉल कैपिटल R रेजिस्टेंस के थ्रू इन्हें भी पोटेंशियल डेवलप कर दिया। 3 पॉइंट मान लिए ए बी और सी। ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए माइनस वी बी वो फर्स्ट सेल के थ्रू होगा। बी और सी पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेकंड सेल के थ्रू होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट सेल वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई वन माइनस आई आर वन, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकंड सेल वी बी माइनस वी सी इक्वल टू ई टू माइनस आई आर टू। अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें इन जनरल तो वी ए प्लस वी बी माइनस वी सी इक्वल टू ई वन माइनस आई आर वन प्लस ई टू माइनस आई आर टू। वी बी से वी बी कैंसिल, वी ए माइनस वी सी इक्वल टू ई वन प्लस ई टू को अलग लिख देते हैं और माइनस आई कॉमन लेते हैं तो आर वन प्लस आर टू। अब अगर हम मान लेते हैं कि अगर हमारे पास एक सिंगल सेल होता जो ए और सी के बराबर पोटेंशियल दे रहा होता तो वी ए माइनस वी सी इक्वल टू ई माइनस आई आर होता। अब कंपेयर कर दें दोनों इक्वेशंस को तो ई की जगह पे वी ए माइनस वी सी तो सेम लिखा है, ई की जगह पे ई वन प्लस ई टू लिखा है, और आई की जगह पे आई भी लिखा है, आर की जगह पे आर वन प्लस आर टू लिखा है। मतलब ई इज इक्वल टू ई वन प्लस ई टू और आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। मतलब ई एम एफ अगर हमारे पास 1.5 वोल्ट के दो सेल हैं, दोनों को सीरीज में जोड़ दिया तो 3 वोल्ट हो जाएगा, लेकिन उनका रेजिस्टेंस भी ऐड होगा। नाउ नेक्स्ट, अगर हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, मतलब जिनके हमने दो पॉइंट के बीच में दोनों सेल को जोड़ दिया है, एक सेल E1 EMF का R1 रेजिस्टेंस का, दूसरे सेल E2 EMF का R2 इंटर रेजिस्टेंस का, दोनों को दो एंड्स पे जोड़ दिया है और करंट यहाँ तक तो सेम है, लेकिन जैसे इसको पॉइंट मिलेगा A और B तो ये दो पार्ट में टूट जाएगी। I1 करंट ऊपर गई वापस भी आ गई, I2 करंट नीचे वाले सर्किट में गई फिर वापस आ गई, तो I1 प्लस I2 I होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें मालूम है कि सीरीज में करंट सेम होती है, पैरेलल में पोटेंशियल, तो मतलब ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल सेम होगा, वो वी दिख भी रहा है हमें। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट सेल वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई वन माइनस आई वन आर वन, या वी ए माइनस वी बी को वी भी लिख सकते हैं तो वी इक्वल टू ई वन माइनस आई वन आर वन ऐसे। और इसी से हम एक वैल्यू निकालते हैं आई वन इक्वल टू आएगा ई वन माइनस वी अपॉन आर वन, क्योंकि जो चीज़ डिफरेंट है उसी को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ करंट डिवाइड हो रहे तो करंट को हम ऐड करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने निकाल लिया आई वन इक्वल टू ई वन माइनस वी अपॉन आर वन। ऐसे हम सेकंड सेल के लिए निकालते हैं, तो सेकंड सेल के लिए भी वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई टू माइनस आई टू आर टू, या वी इक्वल टू ई टू माइनस आई टू आर टू, या फिर आई टू इक्वल टू ई टू माइनस वी अपॉन आर टू। अब टोटल करंट देखते हैं तो I इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू है, दोनों वैल्यू को हमने रख दिया, तो I इज इक्वल टू ई वन माइनस वी अपॉन आर वन प्लस ई टू माइनस वी अपॉन आर टू। और अब हमने ई वन अपॉन आर वन प्लस ई टू अपॉन आर टू अलग लिख दिया, माइनस वी कॉमन लिया,
तो यहाँ पर बचा रह गया 1/R1 प्लस 1/R2। ध्यान दीजिएगा यहाँ प्लस लगा है, ये माइनस होना चाहिए, तो E1/R1 प्लस E2/R2 माइनस रहेगा यहाँ पे माइनस V 1/R1 प्लस 1/R2। अब माइनस V वाला स्टेप सेकंड साइड जाएगा तो प्लस V हो जाएगा, और हमने इसको एलसीएम लेके सॉल्व भी कर दिया, तो R1 प्लस R2 पर R1 प्लस R1 R2 हो गया, और I सेकंड साइड आएगा तो माइनस I हो जाएगा, क्योंकि हमें इसको V इक्वल टू के करना है, तो V इज इक्वल टू अब हो गया E1। अब हमने R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 को इस साइड ले गए, तो सेकंड फर्स्ट साइड मल्टीप्लाई में था तो राइट हैंड साइड में डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में जाएगा तो पहले स्टेप से ये R1 R2 ऊपर जाएगा तो R1 R2 से कट जाएगा, और R1 प्लस R2 उसके अपॉन में आ जाएगा, तो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, R1 प्लस R2 माइनस I के साथ ही रिवर्स में चला जाएगा रेसिप्रोकेट में, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। एक बार फिर से देखते हैं, I इक्वल टू I1 प्लस I2, I इज इक्वल टू E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 को अलग लिख दिया, प्लस की जगह पे यहाँ माइनस होगा V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, माइनस V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 सेकेंड साइड गया तो माइनस का प्लस हो गया, और I इस साइड आया तो प्लस का माइनस हो गया। अब R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 को सेकंड साइड लेके आए तो मल्टीप्लाई का डिवाइड होगा, पहले स्टेप में R1 R2 डिवाइड में है, और ये R1 R2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, R1 प्लस R2 इसके अपॉन में बचा रहेगा, माइनस I और R1 R2 ऊपर पहुंचेगा, R1 प्लस R2 अपॉन में रहेगा। अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, VA माइनस VB इज इक्वल टू V इज इक्वल टू E माइनस IR। सो हमें E इज इक्वल टू मिल रहा है E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, और R इक्वल टू मिल रहा है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और इसको हम 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 भी लिख सकते हैं। और एक और रिलेशन यहाँ मिल सकता है, E अपॉन R अगर हम कर देते हैं तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। इट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। थैंक यू।